दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक ना देखी हो तो आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो सोचा इसका दूसरा पार्ट भी लाना चाहिए ताकि आप अपने हक अच्छी तरह से आसान भाषा में समझ सकें, क्योंकि आज रील के जमाने में पूरी संविधान की किताब तो हर कोई पढ़ नहीं सकता। इसलिए मैं आज आर्टिकल 11 से लेकर आर्टिकल 20 तक डिटेल में समझाऊंगा। सोचिए आपके मोहल्ले में या फिर आपके देश में कोई नया बंदा अगर बस जाए, ठीक है, और एक दिन आपसे बोले कि भाई अब मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, तो क्या ये इतना आसान है? या फिर कोई तुम्हारा हक छीनने लगे और बोले कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो क्या ये सच में है? सच में उसका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता और आप कुछ नहीं कर सकते? तो आज जो आर्टिकल्स मैं आपको बताने वाला हूं वो सीधे आपके नागरिकता, आजादी और सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको जानना सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि हर नागरिक का फर्ज है। क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता तो कोई भी आपके हक पर डाका डाल सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नंबर 1 है आर्टिकल 11, नागरिकता से जुड़े कानून बनाने की पावर। दोस्तों, शुरुआत में संविधान ने यह तय किया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारतीय नागरिक माने जाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में सिटीजनशिप रूल्स कैसे होंगे ये पावर दे दी गई पार्लियामेंट को। यानी पार्लियामेंट चाहे तो नए कानून बना सकता है, नागरिकता कानून पुराने बदल सकती है या रद्द भी कर सकती है। 1955 में पार्लियामेंट ने नागरिकता कानून 1955 बनाया। इसके बाद 1986, 2003 और 2019 में भी संशोधन किए गए इसमें, ठीक है। खासकर 2019 का CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। मतलब नागरिकता तय करना राज्य सरकार, कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं बल्कि संसद यानी पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव अधिकार है। दूसरा है आर्टिकल 12 यानी स्टेट का असली मतलब। दोस्तों, संविधान में जब कहीं भी स्टेट लिखा हो तो उसका मतलब केवल सरकार यानी गवर्नमेंट नहीं होता है। इसमें आते हैं यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज जैसे नगर पालिका, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी या कोई भी संस्था जो सरकार के कंट्रोल में हो, जैसे सरकारी कॉलेज, सरकारी कंपनियां, सरकारी अस्पताल आदि। मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, वो कहता है कि SC ST बच्चे को कास्ट के कारण एडमिशन देने से मना कर देता है, वो कहता है मैं नहीं दूंगा, तो ये सीधा फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 15 का उल्लंघन होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल भी स्टेट के डेफिनेशन में आता है। मतलब संविधान सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि सरकार के अधीन आने वाले सभी संस्थाओं को और वहां पर काम करने वाले लोगों को जवाबदेह होना पड़ता है। जैसे मान लो किसी स्कूल में SC ST बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाने लगा, तो अब क्या सीधा सवाल सरकार से करोगे, सीधा प्रधानमंत्री को कंप्लेन करोगे, सीधा मुख्यमंत्री को करोगे, MLA को करोगे? नहीं, जो तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो जवाबदेह होंगे, इसके उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक। उनके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो सीधा, ठीक है, क्योंकि वो भी सरकार के अंडर काम करते हैं, तो वो भी एक तरीके से सरकार ही है। नेक्स्ट आर्टिकल 13, फंडामेंटल राइट्स वर्सेस लॉ। ये कहता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कानून संविधान लागू होने से पहले का या फ्यूचर लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो कानून अपने आप अवैध हो जाएगा। नहीं समझे? फंडामेंटल राइट्स हर कानून से ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई कानून बने कि महिलाएं नौकरी नहीं कर सकती, तो ये आर्टिकल 14 इक्वालिटी और आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके हटा देगा। मतलब पार्लियामेंट कानून तो बना सकती है लेकिन फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। मतलब किसी के अधिकार के खिलाफ अगर कोई कानून है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 14, समानता का अधिकार। इसमें दोस्तों दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी हर नागरिक कानून की नजर में बराबर है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ, समान परिस्थितियों में सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा। जैसे अगर कोई मंत्री का बेटा ट्रैफिक रूल तोड़ दे और उसे छोड़ दिया जाए लेकिन आम आदमी को जेल भेज दिया जाए तो ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। कोर्ट कई बार VIPs को भी स्ट्रिक्ट सजा देकर ये मैसेज देता है कि कानून सबके लिए बराबर है। मैंने कहा कई बार, हर बार नहीं। मतलब देश में कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो PM हो, प्रेसिडेंट हो या फिर आम आदमी हो। नेक्स्ट आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पर रोक। इसमें यह कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे अगर कोई होटल वाला बाहर अपने बोर्ड में लिख दे कि भैया हमारे यहाँ SC ST या मुस्लिम, ईसाई, पारसी ग्राहक अलाउड नहीं है, तो ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। लेकिन आर्टिकल 15 4 और 5 सरकार को स्पेशल प्रोविजन बनाने की अनुमति भी देती है, जैसे SC ST OBC के लिए रिजर्वेशंस, महिला हॉस्टल्स आदि। मतलब डिस्क्रिमिनेशंस बैन है लेकिन अफर्मेटिव एक्शंस
जैसे रिजर्वेशंस, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसीज अलाउड है ताकि इक्वालिटी बैलेंस किया जा सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, सरकारी नौकरी में बराबरी का हक। दोस्तों ये आर्टिकल कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब किसी भी नागरिक को सिर्फ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बाहर नहीं किया जा सकता है। हाँ, संविधान ने वीकर सेक्शंस जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और कुछ मामलों में महिलाओं के लिए रिजर्वेशंस की अनुमति दी है ताकि उन्हें भी बराबरी का मौका मिले। मान लीजिए किसी राज्य सरकार की भर्ती में नोटिफिकेशन आए कि फलानी नौकरी में सिर्फ फलानी जाति के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा क्योंकि ये आर्टिकल 16 का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी का अंत। ये आर्टिकल भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई अछूत प्रथा को खत्म करता है। कोई भी व्यक्ति किसी को उसकी जाति या बर्थ के आधार पर अछूत नहीं कह सकता। अगर वो गंदा है तो गंदा कह दो, अछूत नहीं। इसे अपराध माना जाता है। इसके लिए कानूनी सजा भी हो सकती है। मान लीजिए कोई मंदिर में किसी दलित को एंट्री से रोक दिया जाए और कहे यो तो भाई नीच है, नीच, तो अंदर नहीं जा सकता, तो ये सीधा आर्टिकल 17 का उल्लंघन होगा, 17 का। ठीक है, इस एक्ट को करने वाले व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होगी, सजा भी मिलेगी। पर क्या सच में हमारे देश में या फिर आपके आसपास भी ऐसा होता है, उन्हें सजा मिलती है? कमेंट करके हमें जानकारी दें। अगला है आर्टिकल 18, टाइटल्स पर रोक। ये कुछ नया होगा आपके लिए। भारत में किसी को भी राजा, महाराजा, नवाब, सर जैसे टाइटल्स सरकारी मान्यता के साथ नहीं दिया जा सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी को बढ़ावा देता है। अगर कुछ लोग स्पेशल टाइटल्स रखेंगे तो सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी। हाँ, मिलिट्री और एकेडमिक ओनर्स यानी टीचर्स अलाउड हैं, वो रख सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, परमवीर चक्र, डॉक्टरेट डिग्री, ये लोग अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद को कहे कि मैं सर अजय हूं या मैं महाराजा विक्रम हूं, तो ये इलीगल है। लेकिन अगर वो बोले कि डॉक्टर अजय मेरा नाम है और उसने पीएचडी की है, तो ये फिर पूरी तरीके से वैलिड होगा। ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ राइट्स, हमारी 6 आजादियां। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, क्योंकि ये हमें 6 तरह की आजादी देता है। नंबर 1, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात खुलकर कहने का हक। नंबर 2, असेंबल पीसफुली, शांति से इकट्ठा होने का हक। नंबर 3, कोई ग्रुप या संगठन बनाने का हक। ठीक। नंबर 4, मूव फ्रीली, पूरे भारत में कहीं भी घूमने का हक। नंबर 5, किसी भी राज्य में बस जाने का अधिकार, ऐसा नहीं कि तुम्हें मराठी नहीं आती वहां नहीं रह सकते। नंबर 6, कोई भी काम या बिजनेस करने का हक, यानी ये नहीं कि सिर्फ जो सविता है वही बाल काटेंगे, वो दूसरा काट नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये है 6 अधिकार, लेकिन ध्यान रहे ये एब्सोल्यूट नहीं है। हेट स्पीच, हिंसा फैलाना या देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी बोल देना, इन पर रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, सजा मिल सकती है। मान लीजिए सरकार आपसे कहे कि आप फेसबुक पर या यूट्यूब पर हमारी पॉलिसीज की आलोचना नहीं कर सकते, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर आप फेसबुक पर लिखते हैं कि किसी धर्म को खत्म कर दिया जाए, उसे भगा दिया जाए, घृणा फैलाएं, नफरत फैलाएं, तो सरकार आपको रोक सकती है, क्योंकि ये हेट स्पीच है। ठीक। नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल 20, क्रिमिनल केसेस में अधिकार। ये आर्टिकल क्रिमिनल लॉ से जुड़ा है और 3 बड़े प्रोटेक्शन हमें देता है, ध्यान से सुनना लास्ट। ठीक। नंबर 1, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, किसी अपराध के लिए कानून पीछे की तारीख से लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल से शराब पीना इलीगल होता है तो आज तक जिसने पी रखी है उसे सजा नहीं मिलेगी। दूसरा है डबल जियोपैडी, एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। जैसे अगर आपने चोरी की और सजा काट ली तो उसी चोरी के लिए दोबारा जेल नहीं जा सकते, दोबारा जेल जाने के लिए दोबारा चोरी करो। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा, किसी को खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे पुलिस अगर आपको टॉर्चर करके ये कहे कबूल कर, सच बोल, गुनाह कबूल कर, तो ये कानून अपराध है उस पुलिस के लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आर्टिकल 20 का उल्लंघन होगा। क्या? अगर पुलिस आपको मारे पीटे, जबरदस्ती आपसे गुनाह कबूल करवाए, तो आर्टिकल 20 का उल्लंघन है। इसलिए पुलिस के पास जाने से बेहतर है आप कोर्ट का सहारा लें। ठीक। तो दोस्तों ये सिर्फ 10 आर्टिकल हैं, लेकिन सोचिए अगर इन्हें हम सही से समझ लें तो कोई भी सरकार, कोई भी सिस्टम हमारी आजादी छीन नहीं सकता। शायद इसीलिए कुछ लोग इसे मानने से भी इनकार करने लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ किताब का नाम नहीं, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे हर दोस्त, हर परिवार वाले और खासकर गांव के उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अपने हक के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हक पता होगा तो आवाज भी उठेगी। ठीक है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। जैसे खेत में फसल को बचाने के लिए बीच में मेड़ लगाई जाती है ना, बाड़ लगा दी जाती है, वैसे ही कानून आपको अन्याय से बचाता है।
इनको जानना जरूरी है, क्योंकि जो अपने हक को जानता नहीं है वो अपना हक बचा ही नहीं सकता, दूसरों की भी मदद नहीं कर सकता। तो अगर अगली बार कोई आपका अधिकार छीनने की कोशिश करे तो आर्टिकल का नाम लेकर उसका जवाब दो। आप उसको लगना चाहिए ना, इसको पता है, क्योंकि संविधान सिर्फ नेताओं का नहीं बल्कि आपका है, हमारा है। मिलता हूं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है कि इसका थर्ड पार्ट भी लाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।